अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 विच इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, छठा चैप्टर मैंने कहा था आप लोगों को। एक्सरसाइज उसके एक बार देख लीजिएगा, उसमें कोई इशू हो तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो आज हम 7th स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। तो रीड करते हैं इसको स्टार्ट से। अच्छा जी, it is a matter of common observation that energy in the form of heat is either evolved or absorbed as a result of chemical change। कहते हैं जब भी हमारे सामने कोई केमिकल चेंज आता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कोई एक सब्सटेंस केमिकली दूसरी सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है, तो डेफिनेटली उसकी अंदर से एनर्जी जो होती है ना, हीट की फॉर्म में या तो एब्जॉर्ब हो रही होती है या इवाल्व हो रही होती है। ठीक है बेटा, हर केमिस्ट्री में हम बात करते होते हैं कि हर डिफरेंट नज़र आने वाली चीज़ की एनर्जी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, जब आप एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हो तो जाहिर सी बात है, हर डिफरेंट सब्सटेंस की एनर्जी अगर डिफरेंट है तो एक लेट सपोज किसी भी मार्कर और क्लीनर की बात कर लो। लेट सपोज मार्कर की एनर्जी कम है, क्लीनर की एनर्जी ज़्यादा है। जब आप क्लीनर को मार्कर में कन्वर्ट करोगे तो मार्कर की एनर्जी कम है, क्लीनर की ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम एनर्जी की तरफ जब आप चीज़ को कन्वर्ट करोगे तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होगी फालतू। लेकिन अगर आप मार्कर को क्लीनर में कन्वर्ट करोगे तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि क्लीनर हाई एनर्जी का है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब भी केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज हमने क्लास में डिस्कस किया था। सिंपल केमिकल चेंज कहते हैं कि जिसमें सॉरी केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ। केमिकल रिएक्शन वो जिसमें एटम अपने न्यूक्लियस के अलावा जो सराउंडिंग उसके क्लाउड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ज़रिए रिएक्शन करता है या पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ ड्यू मोस्टली टू द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन अ रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन दी प्रोडक्ट। कहते हैं कि ये जो एनर्जी इवाल्व या अब्जॉर्ब हो रही है, ये क्यों हो रही होती है? क्योंकि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट रहे होते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड जब बनते हैं तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी डिक्रीज़, एनर्जी चाहिए होगी, और जब बॉन्ड बनेंगे तो फिर एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब एनर्जी बट बॉन्ड मेकिंग रिलीज इट, मैंने बात की थी। ओवरऑल एनर्जी चेंज दैट अकर्स result from the difference between energy supplied for the breaking of reactant bonds and that evolve in the making of product bonds। ये कह रहे हैं कि रिएक्शन, पूरे रिएक्शन से एनर्जी इवाल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी, दैट डिपेंड अपॉन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड एनर्जी रिलीज बाय एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज बाय मेकिंग द बॉन्ड। तो लेट्स सपोज बेटा, मैं एक बात करता हूँ आपको। लेट्स सपोज अल्कोहल के अंदर अल्कोहल को वाटर में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज बात कर रहा हूँ। तो आपने अल्कोहल के बांड तोड़े, बांड तोड़ने में आपको एनर्जी लगी 100 जूल। ठीक है, बांड टूटने के बाद जब वो वाटर बने, लेट्स सपोज वाटर बनने में उसके अंदर से एनर्जी, जब बांड बनेंगे न्यू तो एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर तो उसके वाटर और अल्कोहल दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं तो डेफिनेटली दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो जब अल्कोहल को हमने तोड़ा तो उसको चाहिए थे 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी, लेकिन जब पानी बना तो उसके अंदर से लेट्स सपोज 150 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ हुई। तो ओवरऑल जो एनर्जी का चेंज होगा वो कितना होगा? हमारे पास 100 हमने दी, हमें बदले में 150 मिली, तो मतलब जो 100 हमने दी थी वो हमें वापस मिल गई 100 और 50 फालतू मिल गई। तो हम बोलेंगे कि टोटल 50 जूल एनर्जी हमें मिली है, एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो वो हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक। हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। द स्टडी ऑफ हीट चेंज अकम्पनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। तो जो थर्मोकेमिस्ट्री है, सिंपली, सॉरी मुझे याद नहीं रही इसको डिफ़ाइन करने की, तो मैं खुद डिफ़ाइन कर दिया कि केमिकल रिएक्शन में जो हीट चेंज होती है उसकी स्टडी को हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल थर्मोकेमिस्ट्री कि आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन किया, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जितनी हीट इवाल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई, दैट हीट चेंज को मेजर करना जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम करते होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, आगे, सब्सटेंस एग्जिस्ट बिकॉज दे पोजेस एनर्जी। कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि उसके पास एनर्जी होती है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद देम, जो मैंने भी बात की है। ड्यू टू दिस रीजन द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज नेवर इक्वल टू द रिएक्टेंट। मैंने भी बात की थी, अल्कोहल को वाटर में कन्वर्ट करना है तो दोनों की एनर्जी डेफिनेटली डिफरेंट होगी। ठीक है, हेयर द केमिकल चेंज द एनर्जी
द फॉर्म ऑफ हीट विल आइदर बी evolved और absorbed बाय दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन उन्होंने डिफाइन किया हुआ कि हीट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते होते हैं कि एक रिएक्शन के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती होती है उस अमाउंट को हम लोग कहते होते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है? एक रिएक्शन के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुई है दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी दोनों की डिफरेंट होती है, तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ हीट या तो ऑब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अच्छा जी, जनरली इन ऑल केमिकल चेंजेस एनर्जी इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। अब बात यह है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, तो वो जाएगी कहाँ पर? अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, इवॉल्व हो रही है तो कहाँ से इवॉल्व हो रही है? तो वो सराउंडिंग के साथ होती है, एटमॉस्फेयर के साथ, हमारे सराउंड उस रिएक्शन के सराउंडिंग में जो चीज़ मौजूद है ना उसके साथ। व्हेन इट इज़ गिवन आउट बाय द रिएक्शन, मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन जो मैंने बात की थी उसमें से एनर्जी बाहर निकले तो कहाँ जाएगी? डेफिनेटली सराउंडिंग में जाएगी। द चेंज इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक व्हेन इट इज़ अब्जॉर्ब द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। अच्छा, उन्होंने आगे डिफाइन किया हुआ कि व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज़ व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज़ एंडोथर्मिक। बेटा एक्सो का मतलब होता है आउट, एंडो का मतलब होता है इन। अगर एक रिएक्शन के दौरान टोटल हीट का जो नेट चेंज है ना वो आपके पास बाहर जा रहा है, मतलब कि आपने 100 किलो जूल एनर्जी दी रिएक्शन को, बदले में 150 मिली है, मतलब 50 फालतू मिली है। जब रिएक्शन से एनर्जी हमें मिले या सराउंडिंग को मिले उसको बोलते हैं दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़े, लेट्स सपोज कि आपने 150 एनर्जी दी, बदले में 100 मिली आपको, मतलब आपको 50 का नुकसान हुआ, आपने 50 फालतू दिया, तो ओवरऑल हम कहेंगे ना कि रिएक्शन को 50 किलो जूल एनर्जी हमें देनी पड़ी है फालतू। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास एंडोथर्मिक। ठीक है, when an exothermic reaction occur heat is given out by the system and the temperature of the system rises above the room temperature। ये बात समझनी है। कहते जब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हम जानते हैं कि उसमें सिस्टम जो होता है वो एनर्जी बाहर भेजता है, लेकिन क्या होता है जब कोई भी रिएक्शन है ना एक्सोथर्मिक, उसमें पहले जिस सिस्टम में बैठकर रिएक्शन हो रहा है ना पहले उस सिस्टम का टेम्परेचर राइज करता है। वो ये बात कर रहे हैं जो एक्सोथर्मिक होता है ना उसमें सिस्टम का पहले टेम्परेचर राइज करता होता है। इवेंचुअली द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स टू द रूम टेम्परेचर अगेन एज द हीट प्रोड्यूस इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। पहले उसका टेम्परेचर राइज करता है, देन जो उसका टेम्परेचर ड्यू टू हीट होता है तो फिर वो हीट जो होती है बाहर जाती है तो उसका टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर की तरह हो जाता है। तो मतलब एक्सोथर्मिक, अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि एक्सोथर्मिक में सिस्टम का टेम्परेचर पहले राइज करता है फॉल करता है क्या, तो आप बता सकते हो कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें जब रिएक्शन होता है तो पहले सिस्टम का टेम्परेचर राइज करता है, फिर वो टेम्परेचर हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और जो सिस्टम है वो दोबारा से रूम टेम्परेचर पर आ जाता होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये हमने बात कर ली व्हेन एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर द हीट। जब एंडोथर्मिक की बात आती है तो क्या होता है कि हीट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज़ टेकन फ्रॉम द रिएक्टिंग मटीरियल। ठीक है, मतलब आपने अल्कोहल और वाटर का दोनों का आपस में रिएक्शन करवा रहे हो तो अल्कोहल के बांड टूटने हैं, उसको एनर्जी चाहिए, तो वो जो एनर्जी होगी वो पहले अल्कोहल और वाटर के अंदर से ही निकलेगी। वही जो होंगे ना रिएक्टिव सब्सटेंसेस वही उसको देंगे एनर्जी। तो जब वो एनर्जी देंगे तो उनकी एनर्जी लो हो जाएगी, एनर्जी लो होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या कहते हैं फॉल कर जाएगा। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले सिस्टम का टेम्परेचर राइज करता था ना देन फॉल करता था, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा सॉरी, पहले सिस्टम को जो एंडोथर्मिक होगा सिस्टम को रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो सिस्टम पहले खुद प्रोवाइड करता है। जैसे सिस्टम खुद प्रोवाइड करेगा तो उसका टेम्परेचर पहले तो सिस्टम एनर्जी दे दी बांध तोड़ने के लिए तो उसका टेम्परेचर पहले फॉल कर जाएगा बिलो द रूम टेम्परेचर। इवेंचुअली द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेज टू रूम टेम्परेचर अगेन एंड हीट इज ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे सिस्टम का टेम्परेचर लो होगा तो सराउंडिंग से हीट उसके अंदर जाएगी और उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे द एनर्जी यूनिट इन विच हीट चेंज इज यूजली एक्सप्रेस इन एसआई सिस्टम और जूल एंड किलो जूल। एनर्जी की जो यूनिट यूज़ की जाती है हीट के लिए वो या तो जूल यूज़ की जाती है या किलो जूल यूज़ की जाती है। कुछ एग्जांपल दी गई है, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन गिवन बिलो। द कंबस्शन ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज अ कॉमन रिएक्शन, कार्बन प्लस O2 गिव्स अ CO2, तो ये डेल H इज इक्वल टू -393.7 किलो जूल पर मोल। बेटा एक बात याद रखनी है, जब भी इंथैल्पी नेगेटिव में हो ना, मैंने आपको बताया था कि हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते होते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम नॉट बाय द सिस्टम। ठीक है, तो अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही हो ना तो असल में
वो फिर हमारे पास माइनस में शो की जाती होती है। सिस्टम जब वर्क करे ना, जब सिस्टम हमें एनर्जी दे तो वो माइनस में होता है। जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी तो हम शो करेंगे -393 जितनी भी हमारे पास है, ठीक है। माइनस का साइन अगर शो किया जाए तो मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। मतलब C+O2 जब मिलेंगे आपस में CO2 बनाएंगे तो उस वक्त हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है एंड 393.7 किलो जूल ऑफ द हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, इवॉल्व होगी रिएक्शन के अंदर से। सेकंड, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये ½ O2 बेटा से बैलेंस करने के लिए लगाया गया, ठीक है, ये मत घबराइएगा। H2 प्लस ½ O2 गिव्स अस H2O, इट इज़ आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से भी हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। ये हल्का सा इंट्रोडक्शन है हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री का। थर्मोकेमिस्ट्री बस ये याद रखना कि हम इस चैप्टर में सिर्फ यही डिस्कस करेंगे रिएक्शन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब या इवाल्व हो रही है, पूरे चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस करना है। बस एक रिएक्शन हो रहा है, हीट इवाल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे इवाल्व हो रही है, कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे मेजर करें, इस पास यही डिस्कस करेंगे। इन द हैबर प्रोसेस, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाइट्रोजन और अमोनिया, हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं अमोनिया बनती है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर से रिलीज होती है। इसी तरीके से जब वाटर टूटता है, H2O टूटता है H2+O2 में, फिर उसके अंदर देखो ये अब +285 है, मतलब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस का मतलब केमिस्ट्री में एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। मैंने कहा ना हम केमिस्ट्री में ऑन द सिस्टम डिस्कस करते थे, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम वर्क करेगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, हमने इतनी एनर्जी दी तो ये टूटा वहाँ से। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, when one mole of nitrogen combined with 1 mole of oxygen to yield nitrogen oxide, 180.51 kilojoule of the heat is absorbed by the system and the reaction is endothermic। उन्होंने खुद बता दिया हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे एंडोथर्मिक होगा। आगे, the subject matter of thermochemistry is based on first law of thermodynamic। हम ये फर्स्ट लॉ इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस करती है। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। द सब्जेक्ट हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज गिवन एज इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी और हीट कंटेंट ऑफ कंपाउंड, नॉलेज ऑफ which is necessary has the study chemical bonding, chemical equilibrium is simple. The scope of thermochemistry is limited mainly because only a few of many chemical reactions are such whose heats of reaction can be accurately measured, ठीक है। हम इसको बस डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आगे टॉपिक ये जिस पे लगा ना स्टार, बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है इफ़ इस साल सिलेबस में है तो। अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। अ प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस। एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, आप नमक को पानी में डालते हो तो वो खुद ब खुद उसमें डिज़ाल्व हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है बेटा, ये सिर्फ डिसोल्यूशन है। हालांकि इसमें आयोनाइजेशन होती है, लेकिन हम इसको केमिकल रिएक्शन फ़िलहाल नहीं गिनेंगे। एक वाटर को, नमक को डालो पानी में तो वो खुद ब खुद डिज़ाल्व हो जाता है आपको हीट किए बगैर। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आई? ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए हम उसको बोलते हैं दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कोई आप उसको हाथ ना लगाओ, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़े। लेकिन देखो, and move asparagus which take place on its own without any outside assistance and move from non-equilibrium state towards an equilibrium state is termed as spontaneous process और natural process। जो नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस से इक्विलिब्रियम प्रोसेस की तरफ जाए इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैंने सिंपल आपको बता दिया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो वाले होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, जिनको कैरी करने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बस उनको स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। जैसा कि आप लोग जब घरों में चूल्हा जलाते हो, सिर्फ आप एक देखो ना, माचिस का एक स्पार्क देते हो, सिर्फ एक माचिस का स्पार्क दिया उसके बाद चूल्हा जलता रहता है। जब तक गैस है तब तक चूल्हा जलता रहेगा, ऐसी बात है ना। तो वो हमारे पास होता है उसको भी स्पॉन्टेनियस में गिना जाता है क्योंकि वो खुद ब खुद हो रहा है कि आपने बस स्टार्ट करने के लिए एक बार दे दिया उसको स्पार्क। लेकिन ये भी प्योरली स्पॉन्टेनियस नहीं होता, लेकिन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनको जो खुद ब खुद स्टार्ट होते हैं और हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करते होते हैं। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होते हैं। मतलब क्या, NaOH ये नहीं हमारे पास, मतलब वो H2+O2 मिलकर बनाएंगे वाटर। ऐसा नहीं कि वाटर डिकम्पोज होकर दोबारा बना दे उसी कंडीशन में। एक कंडीशन में वो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होते हैं, वो सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सपोज बात करता हूँ NaCl दोनों मिलकर NaCl ने वाटर बना दें, ऐसा नहीं कि दोनों डिकम्पोज होकर दोबारा ये बना दें, ठीक है। ऐसे होते हैं स्पॉन्टेनियस। अब देखो ना, जब आप आग जलाते हो तो एक बार माचिस जलाते हो तो क्या दोबारा से आप लोग
आग बन गई, हीट बन गई, एनर्जी बन गई, हमारे पास CO2 वाटर वेपर बन गए, क्या दोबारा से आप उनको मिला के उसी कंडीशन में मीथेन गैस बना सकते हो? कभी नहीं। ठीक है, उसके लिए कंडीशन चेंज करनी पड़ती है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, इरिवर्सिबल एंड रियल प्रोसेस। रियल प्रोसेस मतलब जो नेचर में हो रहे हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वाटर फॉल फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। अब सिंपल, जब पानी आबशारों से ऊपर से नीचे गिरता है, खुद ब खुद गिर रहा है, कोई इसको दगा नहीं दे रहा वहाँ पे। ठीक है, अब ये नेचुरल प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है, कोई दगा नहीं दे रहा, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द फ्लो कैन नॉट बी रिवर्स विदाउट सम एक्सटर्नल एड। अब वो फ्लो जो है वो पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता उसी कंडीशन में, जब तक आप उसको पंप के जरिए ऊपर न भेजो, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज स्पॉन्टेनियस एसिड बेस रिएक्शन। जैसे NaOH दोनों को आपस में मिलाओ, कुछ ना करो, ये दोनों बन जाएंगे। जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे तो वो खुद ब खुद NaCl एंड वाटर वेपर प्रिपेयर कर देंगे, आपके हाथ लगाए बगैर। ये आल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हो गया ना हमारे पास, देखो पानी का ऊपर से नीचे आना, एसिड बेस का मिलकर ये साल्ट वाटर बनाना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद हो रहे हैं, कोई इनको एक्सटर्नल एड की नीड नहीं। आप ना एनर्जी दे रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। When a piece of zinc is added to copper sulfate solution, blue color of the solution disappear due to spontaneous reduction। बेटा कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, आपने नाम सुना होगा नीला तोता, बड़ा मशहूर है हमारे एरिया में। आप भी पंजाबी हो, पटवारी हो, मैं पटवारी हूँ, हमारे यहाँ वर्ड यूज़ किया जाता है नीला तोता, वो इसी को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट और जिंक को जब मिलाया जाता है तो कॉपर सल्फेट जब होगा तब ब्लू कलर होगा, तो कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है जिंक सल्फेट में, कॉपर सेप्ट हो जाता है। अब ये भी स्पॉन्टेनियस है, बस आपको दोनों को मिक्स करना है, कोई एनर्जी नहीं देनी है आप लोगों को। ठीक है, आगे। A reaction will also be called spontaneous process if it needs energy to start with, but once it started then it proceed on its own। मैंने कहा था ना कि ऐसे रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होते हैं जिनको बस स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। मैंने बात की थी बर्निंग ऑफ कोल। Burning of coal and hydrocarbon in the air are example of such spontaneous reaction। जो मैंने बात की, a piece of coal does not burn in the air on its own, rather the reaction is initiated by the spark। Once coal start burning then the reaction goes spontaneously to completion। बात पहले पढ़ी, सिंपल सी बात थी। ठीक है, एक बार तो पहली बात है, खुद वो जलेगा नहीं कोयला, लेकिन जैसे आप लोग उसको स्पार्क दोगे वो खुद जलना शुरू कर देगा। आगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दो टाइप है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से होंगे? जो खुद ब खुद नहीं होंगे, जिनको कैरी करने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए होगी, जब तक एनर्जी मिलती रहेगी तब तक चलते रहेंगे, एनर्जी ले लिया आपने फिर वो रुक जाएंगे वहाँ पे, वो डिस्कस करते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन एंड डज नॉट अकर इन नेचर। ना नेचर में होते हैं ना खुद ब खुद होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, अब ये रिवर्सिबल भी होते हैं। कंटिन्यूस और लिमिटिंग केस between spontaneous and non-spontaneous process। Some non-spontaneous process can be made to take place by supplying energy to system from external source। Some example of the non-spontaneous process are given below। बात करते हैं बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिंपली वो होते हैं जिनको लगातार एनर्जी चाहिए होती है अकर होने के लिए, कैरी करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बात की है पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल, ये जो आप मोटर लगा के पानी टंकी में भेजते हो, अब मोटर बंद करते हो तो पानी टंकी तक जाना बंद हो जाता है, जब तक मोटर आना है पानी ऊपर जा रहा है, मोटर बंद हो गई पानी के ऊपर जाना बंद हो गया। अब दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जब तक मोटर चलेगी तब तक। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग, कि जो सॉरी कि जो हीट का ट्रांसफ़र है फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग। अब सराउंडिंग की हीट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेफ्रिजरेटर जो कोल्ड होता है। ठीक है, वहाँ से अगर आपने हीट सराउंडिंग भेजनी है तो आपको फिर एनर्जी चाहिए डेफिनेटली। आगे, when nitrogen react with oxygen nitric oxide is formed। This reaction take place by the absorbance of heat। Although N2O2 are present in the air but they do not react chemically at ordinary condition। The reaction take place when energy is provided by lightning। बेटा ये जो आप देखते हो ना, अभी बारिशें हो रही हैं, कल रात भी बारिश हुई, ये जो आपको लाइट चमकती हुई नज़र आती है, ठीक है, ये असल में मैंने सुना है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये जो N2+O2 जब आपस में मिलते हैं ना तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। कुछ लोगों से मैंने सुना है कि जब लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग से वो बेटा उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वही जो एनर्जी होती है ना वो N2+O2 को मिला के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ये वैसे नहीं बन,
आप लिखा हुआ ऊपर कि नाइट्रोजन भी होती है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, O2 भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है, ये दोनों आपस में मिलते नहीं है जब तक वहाँ पे लाइटनिंग नहीं होती। लाइटनिंग होती है इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट में, इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी में, ये दोनों मिलकर NO बनाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो जब वो लाइटनिंग होगी तो ये बनेगा, मतलब ये जो रिएक्शन है फिर ये कौन सा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। आगे जी, our common experience show that spontaneous process proceed with decrease in energy। वही के जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जब वो होते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है। We might expect therefore that a chemical reaction would proceed spontaneously if the reaction system decrease in energy by transferring heat to the surrounding। तो अगर किसी रिएक्शन से हीट, बेटा ये भी ये कॉमन ऑब्जर्व, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिंपल बात है, ये कहते हैं कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये जनरल बात है। अगर किसी रिएक्शन में हीट जो सिस्टम की है वो डिक्रीज़ हो रही है, वो सराउंडिंग में जा रही है, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, ये कह रहे हैं, ये ऑब्जर्व की गई है बात। कन्फर्म ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हर बार हो। दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये वो कह रहे हैं। हर केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम आगे कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हर रिएक्शन जो क्या कहते हैं कि जो एंडोथर्मिक हो वो स्पॉन्टेनियस ना हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो, और जो एक्सोथर्मिक है वो स्पॉन्टेनियस हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ये। लेकिन ये कह रहे हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी एक्सोथर्मिक है जिनमें हीट सिस्टम की कम सराउंडिंग की ज़्यादा होती है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और जिनमें सिस्टम को हीट चाहिए होती है जो एंडोथर्मिक होते हैं वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड वी माइट एक्सपेक्ट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, मैंने भी बात की थी। दिस इज यूजली ट्रू बट नॉट ऑलवेज, होगी बात क्लियर। देयर आर मैनी एंडोथर्मिक चेंजेस दैट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली ऑल दो दे अब्जॉर्ब हीट। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिक्विड से वेपर में जाना, ये जो बारिशें होती हैं, हमने तो कभी पानी को उड़ाया नहीं, पानी खुद ब खुद लेक्स में है, रिवर्स में है, ओशंस में है, सीज में है, वो पानी खुद ब खुद इवेपरेट होता है, खुद ब खुद बारिश होती है। पानी का देखो ना, लिक्विड से गैस में जा रहा है, इसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, 1 मोल पानी को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 मोल पानी को इवेपरेट होने के लिए, लिक्विड से गैस होने के लिए, लेकिन पानी खुद ब खुद इवेपरेट होता है, वो सराउंडिंग की हीट को यूज़ करता है। तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हालांकि एंडोथर्मिक प्लस में एनर्जी है ना, देखो जब कुछ नहीं तो मतलब वहाँ प्लस है, +44 एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन खुद ब खुद हो रहा है। तो मतलब ये बात हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सारे एंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस हो। अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो एंडोथर्मिक। NH4Cl NH4 पॉजिटिव प्लस Cl। अच्छा ये बात भी मजे की है, अमोनियम क्लोराइड बेटा जब पानी में डिजॉल्व होता है ना तो सिस्टम ठंडा हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड पानी से एनर्जी लेकर अब्जॉर्ब होता है, तो मतलब ये एंडोथर्मिक हुआ, लेकिन ये भी डिजॉल्व हो जाता है, ये भी खुद ब खुद होता है। आप कभी हीट नहीं करते अमोनियम क्लोराइड को डिजॉल्व करने के लिए, हालांकि इसको इतनी एनर्जी चाहिए डिजॉल्व होने के लिए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सराउंडिंग दे देता है या पानी खुद दे देता होता है, ठीक है। द एनर्जी चेंज अलोन कैन नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर आर रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट। मतलब जो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, हमें वो नहीं बताते कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। टू प्रिडिक्ट वेदर रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली नॉट, इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हमने अभी पढ़ना नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन टर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज एनी हाउ डिस्कशन आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस बुक। मैं बात कर दी खुद ही सॉरी बेटा। अच्छा अब ये हो गया इंशाल्लाह स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप लोगों ने ना मुझे क्या कहते हैं कि कल क्लास में बताना है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की दो एग्जांपल देनी है, जो लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है। कोई सी भी फिज़िकल केमिकल जैसी भी आपके पास हैं, आप कोई भी 2 स्पॉन्टेनियस की 2 नॉन स्पॉन्टेनियस की आपने एग्जांपल देनी है मुझे क्लास में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। हमने तीनों को डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ सिस्टम एंड व्हाट इज़ सराउंडिंग एंड व्हाट इज़ स्टेट फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम की। दीज आर द टर्म एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में ये टर्म्स काफ़ी यूज़ की जाती हैं, सिस्टम सराउंडिंग स्टेट फंक्शन। Sorry, to understand the energy change in material, let us define these terms। मटेरियल में जो एनर्जी का चेंज होता है हमें, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा हमें इन 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात करते हैं, वी शैल बी यूजिंग फ्रीक्वेंटली, ठीक है। द टर्म सिस्टम इज यूज फॉर एनीथिंग अंडर द टेस्ट इन द लेबॉर्ट्री। बेटा सिंपल कॉमन बात करता हूँ,
जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो ना, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। मतलब आप अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री का लेक्चर सुन रहे हो तो केमिस्ट्री आपके सामने सिस्टम है। केमिस्ट्री के अलावा बाकी जितना कुछ है सब कुछ सराउंडिंग है। मतलब अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर अगर थोड़ा माइक्रो लेवल पे बात करते हो तो केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक आपका सिस्टम है, बाकी सारी केमिस्ट्री सराउंडिंग है आपके लिए। एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग विच इज़ अंडर स्टडी, एनीथिंग विच इज़ अंडर टेस्ट, एनीथिंग विच इज़ अंडर एनालाइजिंग, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो दैट इज़ सिस्टम। उसके अलावा बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग हो जाएंगी। बात पहले पढ़ी। द टर्म सिस्टम यूज एनीथिंग विच इज अंडर द टेस्ट इन द लेबॉर्ट्री और अंडर कंसिडर इन द क्लासरूम फॉर द पर्पज ऑफ आर्गूमेंट। मतलब कोई भी टॉपिक आप, जैसे हम लोग अभी सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा सिस्टम होगा, उसके अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग होगा। मेरी बात पहले पढ़िए। जिस चीज़ को ऊपर आपका फोकस है ना, दैट इज सिस्टम, और बाकी सब कुछ सराउंडिंग आ जाएंगे। We can say that any portion of the universe which is under the study is called system and the remaining portion of the universe is known as surrounding। ठीक होगी बात। अच्छा जी। The real or imaginary surface separate the system from the surrounding is called boundary। अब इमेजिनरी सरफेस और रियल सरफेस, मैंने बात की ना कि जो चीज़ को भी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो ना, दैट इज़ सिस्टम, और जो चीज़ उस ऑब्जर्वेंस के बाहर आती है दैट इज़ सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो लेयर सेपरेट कर रही है, अगर आप जैसे इस टॉपिक की बात कर रहे हो तो इमेजिनरी सरफेस क्या होगी, टॉपिक और सराउंडिंग के दरमियान कोई भी इमेजिनरी सरफेस कर रहे हो आप लोग। अगर आप रियल सरफेस की बात करते हो, लेट्स सपोज आप लोग एक टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हो, तो टेस्ट ट्यूब, लेट्स सपोज बात करता हूँ, बात समझिए मेरी। टेस्ट ट्यूब में आपने डाला है NaCnAOH प्लस HCl, एसिड बेस को मिलाया आपने। एसिड बेस दोनों मिलकर कर रहे हैं रिएक्शन, आपका फोकस टोटल एसिड बेस पे है, तो मतलब आपका एसिड बेस हो गया सिस्टम, और एसिड बेस के अलावा बाकी पूरी दुनिया आपकी होगी सराउंडिंग। और वो टेस्ट ट्यूब की जो लाइनिंग है, फिल वक्त बात कर रहा हूँ, फिल वक्त टेस्ट ट्यूब जो हमारे पास जो उसका ग्लास है, जिस जो टेस्ट ट्यूब सारी समझ लो, वो आपके पास हो जाएगी बाउंड्री। ठीक है, उन्होंने आगे दिया हुआ अभी देखो, वो बात करते हैं। इन एक्सपेरिमेंटल वर्क स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वन मोल सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम, जो मैंने बात की थी, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन कन्फाइंड इन अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन इज अ सिस्टम। जो कंटेनर में ऑक्सीजन पड़ी हुई है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो सिस्टम हो गया। द सिलेंडर, द पिस्टन एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सिलेंडर आर कॉल्ड सराउंडिंग। सिमिलरली अ कप ऑफ वाटर इज अ सिस्टम, द एयर सराउंडिंग इट, द टेबल ऑन विच इट इज लाइंग इज सराउंडिंग। कोई भी चीज़ है आपके पास सराउंडिंग आ जाती है। ठीक होगी बात। कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस कैन बी कॉल्ड सिस्टम अंडर। इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो सिस्टम होगा जिसको आप स्टडी कर रहे हो। द फ्लास्क, द एयर आर द सराउंडिंग। जो फ्लास्क है सारी आपके पास, ये भी सराउंडिंग में आ गई, जो एयर है इर्द गिर्द वो भी सराउंडिंग में आ गई। सॉरी बेटा। अच्छा, आगे आगे स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अब बोलते हैं ना कि इसकी स्टेट क्या है, तो दैट इज कंडीशन। व्हेन एनी प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम इट्स स्टेट इज ऑल्टर्ड इन सम वेज। अब बात में स्टेट क्या चीज़ है, स्टेट इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो जब रिएक्शन होता है तो डेफिनेटली इसकी कंडीशन चेंज होती है। लेट अस कंसिडर बीकर कंटेनिंग वाटर, दैट विल बी अ सिस्टम हैविंग सर्टन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम होगा। दस इनिशियल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम में बी कॉल्ड एज इनिशियल स्टेट। आपके पास एक बीकर है, बीकर में डाला हुआ पानी, तो पानी का सम वॉल्यूम होगा, सम उसका टेम्परेचर होगा, तो मतलब पानी हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। उसकी जो स्टेट मतलब उसकी जो कंडीशन होगी, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसकी इनिशियल स्टेट होगी। सपोज वी हीट द बीकर, हमने बीकर को हीट किया। द सिस्टम अंडरगो अ चेंज आफ्टर हीटिंग, सिस्टम में चेंज आ गया हीट करने के बाद। तो अब जो चेंज होगा, चेंज होने के बाद उसकी जो इनिशियल स्टेट थी वो चेंज हो जाएगी। द फाइनल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम मे नाउ बी कॉल्ड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब जो कंडीशन होगी ना सिस्टम की, हम बोलेंगे दैट इज फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। बाय कंपेयरिंग बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम we can describe the change take place in the system। असल में बेटा हम वाटर की कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है हम वो नहीं मालूम कर सकते। मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है हमारे लिए मालूम करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सी बात है। अब मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर कितनी एनर्जी है ये बात करना बहुत मुश्किल है।
हाँ, लेकिन हम उसकी दो स्टेट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज़रूर मालूम करते होते हैं। लेफ्ट में बात की, जैसे पानी बीकर में पड़ा हुआ है, तो उसकी जो कंडीशन होगी दैट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पानी है तो मतलब उसका टेम्परेचर था हमारे पास, हमने उसको टेम्परेचर T1 कह दिया, उसका वॉल्यूम था V1 कह दिया, फिर हमने उसको हीट किया। हीट करने के बाद जो उसका टेम्परेचर था वो T2 हो गया, जो वॉल्यूम था वो V2 हो गया। तो ये T1 T2 था वो इसकी इनिशियल स्टेट थी, जो V1 V2 इसकी फाइनल स्टेट होगी। तो हम जो स्टेट या कंडीशन के अंदर चेंज होते हैं, हम वो बेटा मेजर वो करते होते हैं। हम कभी किसी चीज़ की हीट नहीं मेजर कर सकते, किसी चीज़ की एनर्जी नहीं मेजर कर सकते, हम उसकी एनर्जी का चेंज मेजर करते होते हैं। जैसे मैंने बात की टेम्परेचर की, to measure the temperature of the system before and after heating the respectively the change in temperature that is called del T represent change in temperature। तो आप चेंज कैसे मालूम करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा del T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। उसकी स्टेट में क्या चेंज है आप वो मालूम कर सकते हो। अ स्टेट फंक्शन इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, विच हैज़ सम डेफिनेट वैल्यूज फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। इसकी डेफिनेशन बेटा बहुत याद रखिएगा। व्हाट इज स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जिसकी इनिशियल और सम फाइनल वैल्यूज़ होती हैं, और वो जो वैल्यूज़ होती है ना वो डिपेंड नहीं करती कि कौन सा रास्ता कौन सा वे यूज़ किया आपने उनको चेंज करने के लिए, ठीक है। स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं? ये वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जिसकी सम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ हों, ठीक है। वो जो वैल्यूज़ हों वो कैसे आई हैं, वो किसी पाथ पर अब किसी भी तरीके से वैल्यू आ सकती, ठीक है। बाई कन्वेंशन वी यूज़ कैपिटल लेटर एज सिंबल ऑफ स्टेट फंक्शन। कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रेशर हो गया P1 P2 कैसे चेंज किया, डू नॉट कंसिडर, डिडंट कंसिडर। टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, ये सारे बेटा स्टेट फंक्शन है। इनकी इनिशियल फाइनल वैल्यूज होती हैं और ये डिपेंड नहीं करती कि आपने कैसे चेंज किया टेम्परेचर, कैसे वॉल्यूम V1 से V2 किया, कैसे एनर्जी E1 से E2 की, कैसे P1 से P2 किया, ठीक है। दोज आर दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। Let us suppose V1 is the initial volume of the gas change brought about in the gas and the final volume is V2, the change in the volume del V is equal to V2 minus V1। आप प्रेशर में चेंज मालूम कर सकते हो, T में V में E मालूम कर सकते हो, ठीक है। Now this change in volume of the gas can be brought about either by changing the temperature। अब ये चेंज जो है ना आप टेम्परेचर चेंज करके भी कर सकते हो, प्रेशर भी चेंज करके कर सकते हो, ठीक है। सिंस V is a state function so del V will be independent on the way the volume of gas has been changed, it will be only depend upon the units and final volume of the gas, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आएगी कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन। सिस्टम हमने बात की, सराउंडिंग की बात की, उनके फिर आगे हमने बात की क्या कहते हैं एग्जांपल्स की बात की, हमने बात की स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू, जैसे प्रेशर प्रॉपर्टी सिस्टम की जिसकी इनिशियल वैल्यू भी है फाइनल वैल्यू भी है, लेकिन वो स्टेट फंक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता कि वो जो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ आई हैं वो कैसे आई हैं, ठीक है। ये था हमारे पास इस अभी तक का लेक्चर पहला। उम्मीद आप लोग समझ में आई होगी।